अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है बिलाल गौरी और आज मैं आपको HTML में फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, फॉर्म जो है वो यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी यूज़र से उसका आईडी और पासवर्ड मालूम करना हो, या अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना हो, या इसी तरीके से बहुत से फॉर्म्स, तो उसके लिए हम फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलें हम इसको बना के देखते हैं। दोस्तों, फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉर्म का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग डालते हैं। उसके बाद जो डेटा हमने यूज़र से गेट करना है उसका हम इनपुट टैग डालेंगे। तो हम जो है यूज़र से कोई टेक्स्ट गेट करना चाहते हैं, यानी कि हम यूज़र से फर्स्ट नेम गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट का टैग डालेंगे। इनपुट का टैग हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि उसके ओपनिंग टैग के अंदर ही एंड में स्लैश लग जाता है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बन जाता है। उसके बाद हम इसमें एट्रीब्यूट एक टाइप के नाम से डिफाइन करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि यूज़र से हमने कौन सा डेटा गेट करना है। हमने इसमें यूज़र से फर्स्ट नेम गेट करना है, यानी कि वो टेक्स्ट होगा, तो उस सूरत में हम टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे। हमने इसमें टेक्स्ट बॉक्स लिखा, इसको सेव किया और ब्राउज़र पे जाके इसको रन करते हैं, तो देखते हैं, ये देखें हमारे पास यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना आ गया है। और अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट डालेंगे वो हमारा ये टेक्स्ट इसमें शो होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अब लाजमी हमें कुछ टेक्स्ट भी हमें लिखना पड़ेगा, ताकि यूज़र को पता चले कि आखिर ये टेक्स्ट बॉक्स किस चीज़ के लिए बनाया गया है, इसमें यूज़र का कौन सा डेटा इनपुट करना है। तो लाजमी हम यहाँ पर जैसे फ़र्स्ट नेम लिखते हैं, हम इस तरह से फ़र्स्ट नेम लिखेंगे और इसको सेव करेंगे और देखेंगे तो यहाँ देखें फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ नोट करें कि जब मैं इस फर्स्ट नेम के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ ये टेक्स्ट के तौर पर शो हो रहा है, यानी कि मेरा कर्सर चेंज हो रहा है। देख रहे हैं आप, मैं इसको सिलेक्ट भी कर रहा हूँ और मेरा कर्सर भी चेंज हो रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पर इस टेक्स्ट को लेबल के टैग के अंदर लिखना होगा। हम यहाँ लेबल का टैग बनाया और इस टेक्स्ट को हमने कट करके इस लेबल के अंदर पेस्ट कर दिया। अब हम जाके देखते हैं, तो देखें हमारा कर्सर चेंज नहीं हो रहा, और बल्कि ये अब लेबल की सूरत में हमें नज़र आ रहा है, यानी हमारा कर्सर चेंज नहीं हो रहा। दोस्तों, इस लेबल के अंदर हमें यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर ये लेबल किस चीज़ के लिए, किस इनपुट टैग के साथ हमें इसको यूज़ करना है। तो हमें इसके अंदर एक फॉर के नाम से एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसमें जो नेम हम डिफ़ाइन करेंगे, यानी जैसे मैं इसमें फ़र्स्ट नेम लिखता हूँ, तो वही नाम मुझे इनपुट टैग के अंदर, नेम के एट्रीब्यूट के अंदर उसमें डिफ़ाइन करना होगा, फ़र्स्ट नेम। हम इसको सेव करते हैं, रिज़ल्ट वही रहेगा, लेकिन अब ये एक प्रॉपर वे है काम करने का। हम इसी तरीके से लास्ट नेम भी बनाते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, इसे कॉपी किया और यहाँ पर आके हमने इसको लास्ट नेम कर दिया। इसी तरीके से यहाँ हम नाम भी चेंज करते हैं। हम इसको सेव करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट नेम के नाम से लेबल और उसका टेक्स्ट बॉक्स भी शो हो चुका है। मगर आप देखेंगे तो ये इसके नीचे नहीं आ रहा। हालांकि हम चाहें तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि लास्ट नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स इस फर्स्ट नेम और इसके टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आए। तो उसके लिए मेरे को लाजमी क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ BR का सेल्फ क्लोजिंग टैग डालना पड़ेगा, जिससे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकूँगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब हम ईमेल के लिए टैग बॉक्स बनाते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉपी किया। इसके नाम की जगह हमने ईमेल लिखा, यहाँ भी हमने ईमेल लिखा, और यहाँ भी हमने वो नाम दिया जो इधर फॉर के अंदर हमने, लेबल के फॉर के अंदर हमने नाम दिया है। हम चेक करते हैं, ये ईमेल बन गया। इसके अंदर भी जाके हमें यहाँ BR का टैग डालना होगा, तो ये ईमेल का बन गया। इसके बाद हम पासवर्ड का बनाते हैं, और पासवर्ड का बनाने के लिए मैं यहाँ इसको पासवर्ड करूँगा, जो कि यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, और इसके नाम में भी मुझे पासवर्ड करना होगा, और यहाँ पर साथ में BR का टैग भी डालना होगा, ताकि ये नीचे नज़र आए। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि आप कि मैंने इसके अंदर 4 इनपुट फील्ड बनाई हैं, जिसमें से 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक ईमेल का है और एक पासवर्ड का है। यानी मैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट टाइप करूँगा वो मेरा पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, पासवर्ड में शो होगा। इसी तरह ईमेल के अंदर भी मैंने यहाँ इसकी टाइप जो है वो ईमेल कर दी,
इससे होगा ये कि अगर मैं यहाँ पर ईमेल के अलावा किसी तरह का टेक्स्ट में डालूंगा तो वो यहाँ सबमिट होते वक्त एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी लाजमी आपने उसमें @ और डॉट लाजमी इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही साथ जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आपके कंप्यूटर के कैश में मौजूद होंगे वो सारे ईमेल भी आपको यहाँ नज़र आएंगे जो कि आप इस ब्राउज़र में यूज़ कर रहे होंगे। दोस्तों अब तक आपने देखा है कि मैंने आपको जब जो फॉर्म बना के दिखाया है वो कुछ तरतीब सही से नहीं, तो उसकी तरतीब बनाने का तरीक़ेकार ये है कि इस तरह का फॉर्म अगर आपने बनाना होता है तो आप वो टेबल के अंदर आप बनाएं। तो उससे क्या होगा कि जितने भी फॉर्म्स होंगे वो आपकी एक सीक्वेंस के साथ लाइन के अंदर आएंगे। दूसरा उसका नाम जो होगा वो भी आपका सीक्वेंस से आएगा। तो आप इसको क्या करें कि आप फॉर्म के अंदर एक टेबल का टैग डालें, उसके अंदर TR का टैग डालें और उसमें फिर आप क्या करेंगे कि 2 TD बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगा कि इन TD के अंदर एक एक फील्ड रख दूंगा। मैंने यहाँ से लेबल उठाया और पहले TD के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं क्या उठाऊँगा, मैं उठाऊँगा इनपुट बॉक्स और ले जाके इसके अंदर दूसरे कॉलम के अंदर मैं रख दूँगा और साथ साथ में इसका ब्रेक भी डिलीट कर दूँगा क्योंकि अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह मैं और TR भी बनाता हूँ। मैंने इसमें 4 रॉ बना दी और 4 रॉ के अंदर 2-2 कॉलम बना दिया और हर कॉलम के अंदर मैंने क्या किया है कि लेबल बनाया और दूसरा इनपुट, और उसके बाद दूसरी रॉ के अंदर उसका लेबल आया और उसका इनपुट। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं कि हमारा ये किस तरह ब्राउज़र पर शो हो रहा है। देखें अब ये प्रॉपर अंदाज में एक सीक्वेंस वाइज आपका फॉर्म ब्राउज़र के ऊपर शो हो रहा है। दोस्तों एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई है, वो ये कि यहाँ जो हमने नेम लिखा है यहाँ नेम नहीं बल्कि ID का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा। तो इसकी जगह मैं इसको कन्वर्ट ID कर देता हूँ। हमारे 4 एट्रीब्यूट जो लेबल के टैग के अंदर है उसका नाम इनपुट के ID एट्रीब्यूट के अंदर जो नाम लिखा है वो सेम होना चाहिए। दोस्तों अब हम इसके अंदर जेंडर शामिल करेंगे, यानी कि अब हम एक और TR बनाते हैं, उसमें भी 2 TD बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम जेंडर। ये हमने जेंडर लिख दिया है। अब हम जो है इसके दूसरे कॉलम के अंदर हम यहाँ लेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे मेल और इसके बाद एक इनपुट डालेंगे, उसमें टाइप हम रेडियो लिखेंगे। इसको सेव करते हैं। देखें यहाँ पर रेडियो बटन बन चुका है, यहाँ जेंडर लिखा है और मेल के साथ एक रेडियो बटन भी बना हुआ आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ कॉपी करते हैं, बल्कि उसको नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ फीमेल लिख देते हैं, इसकी टाइप भी रेडियो। अब हम जाके ब्राउज़र पे चेक करते हैं। देखें यहाँ 2 रेडियो बटन बन गए, यहाँ इसका टाइटल नेम आ गया, यहाँ इसका लेबल मेल और फीमेल, इन दोनों में से। लेकिन अब यहाँ देखें जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर भी फीमेल पे भी जब क्लिक करूँगा तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। हालांकि लेबल बटन का ये मकसद नहीं होता, इसका मकसद ये होता है कि आप 2 में से कोई एक सिलेक्ट करें, या 2 या 3 4 जितने भी आप रेडियो बटन चाहें तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप यहाँ पर एक तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ आप नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। दोनों में आप नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इधर जो नाम आप देंगे, यानी मैंने जेंडर दिया, वही दोनों के नाम सेम रखने पड़ेंगे। आप दोनों के नाम जब यहाँ पर सेम रखेंगे तब यहाँ जब आप रिफ्रेश करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है जो कि वैल्यू के नाम से होता है। इसमें होता क्या है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है, यानी कि सबमिट के बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो जब हम वैल्यू के अंदर जो लिखते हैं वही हमारा फॉर्म के ज़रिए सबमिट होता है, वही डेटा हमारा फॉर्म में सबमिट होता है। तो ये जहन में रखिएगा कि यहाँ अगर आपने मेल लिखा है और यहाँ फीमेल लिखा है तो यही वैल्यू हमारी सबमिट होते वक्त जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर जहाँ वैल्यू के अंदर मेल लिखा है उसके टेक्स्ट के अंदर यहाँ लेबल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ फीमेल लिख दूँ और यहाँ पर मैं मेल लिख देता हूँ, तो हो क्या रहा है कि जब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है और यहाँ मेल लिखा हुआ है। लेकिन होगा क्या कि जब मैं फीमेल पे क्लिक कर दूंगा और फॉर्म सबमिट करूँगा तो वैल्यू जो वो जाएगी जो इसके वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर लिखा होगा। तो होगा क्या कि फ़ीमेल की जगह मेल सबमिट हो जाएगा और जब मेल पे क्लिक करूँगा तो उसकी जगह फ़ीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो लेबल से हमारा डेटा नहीं जाएगा बल्कि उसके अंदर जो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की होगी ना वो हमारा डेटा सबमिट होते वक्त यहाँ से जाएगा, इस वैल्यू से एक एट्रीब्यूट से जाएगा। अब हम यहाँ पर एक और रॉ बनाते हैं टेबल की। यहाँ हमने इस पहले TD के अंदर लेबल का टैग बनाया और उसके अंदर में हमने लिखा हॉबीज़, इसमें 4 का एट्रीब्यूट,
इस्तेमाल करते हैं और इसमें लिख देते हैं हॉबीज़। और अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसमें एक लेबल बनाएंगे और एक चेक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ हमने क्या किया है कि दूसरे कॉलम के अंदर एक लेबल लिखा है और उस लेबल के अंदर हमने वैल्यू क्रिकेट रखी और उसके फॉर के एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्रिकेट लिखा स्मॉल में। और यहाँ भी एक जो इनपुट बनाया है उसके टाइप के अंदर हमने चेक बॉक्स लिखते हैं। अब चेक बॉक्स से होगा क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके आईटी एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्रिकेट लिखा ताकि ये फॉर का एट्रीब्यूट इसके साथ मैच हो जाए। अब हम यहाँ पर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट भी डालते हैं, जिससे होगा क्या कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो जो इसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे वही हमारे फॉर्म सबमिट होते वक्त डेटा में जाएगी। ये हमारे एक हॉबी क्रिएट हो चुके हैं। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ जाके रिफ़्रेश करते हैं, देखें यहाँ पर क्रिकेट लिखा आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन बनाते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ आके हमने इसको लिख दिया फुटबॉल। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ देखें ये इसके बराबर में आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है फुटबॉल ये इसके नीचे आए। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और क्रिकेट का जो इनपुट टैग था उसके बाद हम BR का क्लोजिंग टैग डाल देंगे। तो ये देखें इसके नीचे आ रहा है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि और 2 फील्ड्स बना दूँगा और इसमें वैल्यू चेंज कर दूँगा। यहाँ हमने इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दी और इसी तरीके से यहाँ जाके भी हम BR का टैग डाल देंगे। इसको सेव करते हैं और जाके हम चेक करते हैं। तो ये देखें आप मल्टीपल ऑप्शंस बने हुए आ रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ है कि ये जो चेक बॉक्सेस हैं इसको हमें यहाँ लेकर आना है और जो टेक्स्ट होगा इसके बाद हमारा, यानी चेक बॉक्स के बाद हमारा टेक्स्ट आएगा तो एक खूबसूरती से नज़र आएगा, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो चेक बॉक्स है वो हम क्रिकेट से पहले लिखेंगे। तो इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, लेबल से पहले हमने इसको डाल दिया। हमने यहाँ पर क्या किया है कि इनपुट को पहले लिख दिया और लेबल को उसके बाद लिखा और उसके बाद लेबल के आगे ब्रेक हमने डाल दिया। जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, ये लेबल के बाद हमने ब्रेक डाला, यहाँ ब्रेक डाला, इसी तरीके से यहाँ भी डाला है और यहाँ भी डाला है। तो हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखें आप थोड़ा सा खूबसूरती से बना हुआ आ रहा है हमारा चेक बॉक्सेस। क्रिकेट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें मल्टीपल चॉइसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम सबमिट करेंगे तो जो चेक बॉक्स चेक्ड होंगे वही वैल्यूज़ हमारी वहाँ पर भी जाएगी। दोस्तों हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम इस टेबल को जो है ना एक बॉर्डर दे देते हैं, जिससे हमें ये पता रहेगा कि कितने कॉलम में कितनी रोज़ हमारी इसके अंदर बनती जा रही है। हम इसमें बॉर्डर का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और इसमें लिख देते हैं 2, यानी 2 पिक्सल। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें आप सामने आपके बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं और ये आपको अब पता चल रहा होगा कि यहाँ जो है जो हमने फॉर्म बनाया वो किस तरीके से टेबल के अंदर बना हुआ आ रहा है। हम क्या करते हैं कि ये जो हॉबीज़ लिखी है ना, मैं इस तरह से नहीं चाह रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हॉबीज़ है ये एक HTML के अंदर एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम फील्ड सेट कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक बॉर्डर बना हुआ होता है और उस बॉर्डर के अंदर ये सारे चेक बॉक्सेस आ जाएंगे और उसमें बॉर्डर के साथ ही एक हॉबीज़ नाम का लेबल बना हुआ होगा। तो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। हम क्या करते हैं, इसको पहले एक कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो कैसे करेंगे, आपको याद होगा कि मैंने टेबल को क्या किया था, कॉल स्पेन किया था। तो हम इसको जाके पहले सबसे पहले कॉल स्पेन करते हैं। हम इस वाले कॉलम में आते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉल स्पेन और इसको 2 कर देते हैं। ये देखें आप, ये कॉल स्पेन हो गया। अब हमें ये वाला जो कॉलम है ना इसको डिलीट करना पड़ेगा और इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हमने इस कॉलम में उठा के डालनी होगी। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हमने इसे कट किया और जाके इसी के अंदर हमने पेस्ट कर दिया और इस वाले कॉलम को हमने रिमूव कर दिया। अब देखें ये आपके सामने इस तरीके से बना हुआ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक फील्ड सेट के नाम से एक टैग होता है, उस टैग के अंदर हम ये जितना भी डेटा है इस सबको कट करके उसमें पेस्ट कर देते हैं। हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ देखिए एक बॉर्डर सी बनी हुई आ रही है, लेकिन ये हॉबीज़ हम चाह रहे हैं कि इस बॉर्डर के साथ बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक हॉबीज़ जो लेबल के अंदर हमने लिखा है, यहाँ हम लेजेंड के नाम से एक टैग होता है, उस टैग के अंदर हम इस हॉबीज़ को कट करके और इसमें पेस्ट कर देंगे।
और इस लेबल को हम रिमूव कर देते हैं। हम इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो ये देखें एक बेहतरीन और खूबसूरत सा एक फील्ड सेट बना हुआ आ गया, जिसमें हमारा जो है पूरा एक ग्रुप बना हुआ है और उसके अंदर हमें पता भी चल रहा है कि हॉबीज़ के अंदर ये चेक बॉक्सेस हैं और इसमें सेलेक्ट कर हम कर सकते हैं। हम इसकी बॉर्डर को रिमूव भी कर देते हैं। हमने इसकी बॉर्डर रिमूव की और अब चेक करते हैं, तो देखें कितना खूबसूरत सा फॉर्म हमारे सामने बना हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक टी आर और बनाते हैं और उसके अंदर 2 TD बनाते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ क्या करेंगे हमने यहाँ लेबल बनाया और उस लेबल के अंदर फॉर के एट्रीब्यूट के अंदर हमने कंट्री लिखा और यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं सिलेक्ट योर कंट्री। यहाँ हमने सिलेक्ट योर कंट्री लिखा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ कंट्री सिलेक्ट हम करने का ऑप्शन देंगे, यानी कि हम एक ड्रॉप डाउन देंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो यूज़र सेलेक्ट करेगा वो सबमिट होते वक्त वो वैल्यू हमारी सबमिट होगी। तो हम दूसरे TD के अंदर आते हैं और यहाँ सेलेक्ट का टैग डालते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके अंदर हम IT का एट्रीब्यूट डालते हैं और जो कंट्री हमने यहाँ लिखा है वही कंट्री हम या ID के अंदर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये वाला जो लेबल है ये किस को रेफ़र कर रहा है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन बनाने के लिए हमें ऑप्शन का टैग डालना होगा। हम यहाँ ऑप्शन का टैग डालेंगे और ऑप्शन के अंदर हम वैल्यूज़ जो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पाकिस्तान लिखते हैं तो वही वैल्यू हमें यहाँ वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर भी लिखनी होगी। और होगा क्या कि जब हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो ये तो टेक्स्ट है, ये हमारा सबमिट नहीं होगा, बल्कि इसके वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो हमारा सबमिट होगा। इसी तरीके से हम और दूसरे भी ऑप्शंस बना लेते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हमने ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब हम इसको सेव करते हैं और जाकर चेक करते हैं कि आखिर ये हमारा किस तरह से शो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ चुका है और जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ इसकी ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं। अब जो हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो वही वैल्यू हमारी सबमिट होगी। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना ये तो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा ये जो है ये अमेरिका, ये जो है ये एक ही बर्र-ए-आज़म के, इसी तरीके से ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली ये यूरोप के हैं। तो अब मैं इनको ऑप्शन वाइज जो है ना, मतलब अलग अलग जो है ना इसको करना चाह रहा हूँ, यानी कि ऐसा हो कि मैं एशिया लिखा हो और एशिया के नीचे एशिया के कंट्रीज़ आ रहे हो। तो उसके लिए एक मैं यहाँ पर टैग इस्तेमाल करूँगा ऑप्शन ग्रुप का। इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे जो मेरे को एक जगह करने, वो मैं उठा के इसमें पेस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से मैं एक ऑप्शन ग्रुप का एक और टैग बनाता हूँ और ये दोनों भी मैंने अमेरिका और कनाडा भी एक जगह कर दिए। इसी तरह तीसरा भी बनाता हूँ और ये तीनों सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ये 3 ग्रुप्स मेरे बन गए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लेबल के नाम से एक एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर मैं यहाँ एशिया लिखूँगा और यहाँ मैं अमेरिका लिखूँगा और यहाँ मैं यूरोप लिखूँगा। रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइटल बना हुआ आ रहा है एशिया और उनमें एशियन सारे कंट्रीज़ आ रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका और यहाँ पर अमेरिका और कनाडा लिखा हुआ है। इसी तरह यूरोप और यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली लिखा आ रहा है। तो ये आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉप डाउन आपने यहाँ पर बना लिया। इसको आप प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से समझें क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप चाहें तो इसके अंदर भी मल्टीपल उसी तरीके से जैसे लिस्ट आपने बनाई थी उसी तरीके से यहाँ पर भी आप ऑप्शन बना सकते हैं। मल्टीपल नेस्टेड जो है ऑप्शन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ बर्थ डेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन बनाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले TR बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अंदर TD, TR बनाते हैं, उसके अंदर TD 2 और यहाँ एक लेबल बनाते हैं। उस लेबल के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं डेट, बर्थ डेट, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं सेलेक्ट योर बर्थ डेट। अब हम यहाँ दूसरे TD के अंदर आएंगे, यानी दूसरे कॉलम के अंदर आएंगे और यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाएंगे और उसके टाइप हम लिख देंगे डेट। अब जब हम डेट लिखेंगे तो यहाँ देखें आप ये डेट बन चुकी है। लेकिन आप अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये देखें कि यहाँ लिमिट कोई डिफाइन नहीं हुई हुई, यानी कि आप पीछे चलते जाएं तो ये 1800 तक के पहुँच जाएगा, ठीक है। और आगे जाएंगे तो ये आगे भी 13,000 यानी कि 2000 से भी आगे तक के चले जाएगा, 2100 से भी आगे इसकी वैल्यू चली जाएगी। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं मिनिमम का। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ईयर डिफाइन करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे कि 1980
हमने डिफाइन किया, हमने डैश डाला, उसके बाद हम इसको अंदर मंथ बताएंगे। और मंथ बताने का तरीकाकार ये होगा कि आप पहले 0 डालेंगे फिर 1 डालेंगे, ठीक है ना। अगर आप 12 डालना चाह रहे हैं तो आप 12 डाल दें, और अगर आप कोई एक डिजिट डालना चाह रहे हो तो पहले 0 लिखे 1 लिखें। अगर आप खाली 1 लिखेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं करेगा, मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप 0 डालें, उसके बाद यहाँ डेट डालें, फिर डैश डालें, और उसके बाद यहाँ पर फिर 1। तो यानी कि क्या हुआ कि पहले नंबर पर इसका ईयर आएगा कि कम से कम कौन सा ईयर सेलेक्ट कर सके, और फिर उसके बाद उसका मंथ आएगा, कम से कम कौन सा मंथ सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद उसकी डेट आएगी जो, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं तो अब हम यहाँ जाके देखते हैं कि इसमें कम से कम डेट कितनी आ रही है। हम यहाँ देखें तो अब इससे ऊपर अगर हम करेंगे तो ये ऊपर नहीं जा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। यानी 1979 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिनिमम विड्थ, मिनिमम इसकी जो वैल्यू है वो सेट कर दी है। इसी तरह मैक्स विड्थ भी, मैक्स डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं 2050, 2050 या 2030, और आगे कॉमा। इसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिख देंगे 30। इसको सेव करते हैं और यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप चेक करें कि यहाँ पर 2030 से आगे कोई डेट शो नहीं कर रहा, और कम से कम 2080 से नीचे कोई डेट, यानी इसके दरमियान आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अभी ये डी और वाई लिखा हुआ है, तो इसको आप डिफाइन करने के लिए यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट डालेंगे, और इसमें क्या करेंगे, आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया 2020, उसके बाद कौन सा महीना, पहला महीना और पहली तारीख। मैंने यहाँ पर जाता हूँ तो आप ये देखें, पहला महीना, और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर सेट हो चुके हैं, पहला महीना, पहली तारीख, 2020। तो ये डेट सेलेक्ट करने का तरीक़ेकार है। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है डेट की जगह यहाँ अगर आप मंथ लिख देते हैं तो उससे होगा क्या कि अब जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि इन लिमिट के दरमियान आप सिर्फ़ और सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर सकेंगे, तो मंथ की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ वैल्यूज़ के अंदर पुट हो जाएगा। तो ये तो तरीक़ेकार है। दोस्तों ऐसा होता है अक्सर औक़ात के कभी जो है हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि लाजमी। जैसे अब ईमेल है, ईमेल हमें यूज़र से लाजमी गेट करना है, तो उसके लिए एक यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करते हैं रिक्वायर्ड के नाम से। अगर आप रिक्वायर्ड लिख देते हैं तो अब ये किसी भी सूरत सबमिट नहीं होगा जब तक कि इसमें ईमेल हम नहीं डाल देते। तो ये तो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं सिंपल रीड ओनली, रीड ओनली, ठीक है। तो रीड ओनली का एट्रीब्यूट ये काम करता है कि अब वो फर्स्ट नेम को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सके, हम उसके अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं तो अब चेक करें कि यहाँ आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, देख रहे हैं। मैं इसमें कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो टाइप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली हो गया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि सर्वर से कुछ रिकॉर्ड हमारा आता है तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होता है, तो हम उसको एज ए रीड ओनली प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि ये भाई रीड ओनली है, सिर्फ यूज़र इसको रीड कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी तो मैं यहाँ पर आता हूँ और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं बिलाल गौरी, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा और इसको सेव करा और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डाल दी। तो अब यहाँ देखें तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकूँगा, देख रहे हैं, मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ रीड ओनली है। हम इस रीड ओनली की प्रॉपर्टी को हटाएंगे तो अब ये इस वैल्यू को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा कि वैल्यू के एट्रीब्यूट में जो भी है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर सेट हो जाएगी। तो अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है। तो हमने इसको रीड ओनली कर देते हैं। अब एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट और भी है जिसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी टाइप करेंगे तो देखें उसका रिजल्ट क्या आता है। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये प्लेस होल्डर के तौर पे बन गया। अब क्या हो रहा है कि जब भी मैं इसके अंदर टाइप करूँगा तो ये हमारा गायब हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ दोबारा ये प्लेस होल्डर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी वैल्यूज़ जहाँ हमने ये किया है बिलाल गौरी लिखा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर आकर ईमेल के अंदर भी हम प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, प्लेस होल्डर, और यहाँ लिखते हैं इंटर योर
ईमेल एड्रेस। ठीक है, हमने इसको सेव किया और यहाँ आके देखें तो ये कितना प्यारा सा एक प्लेस होल्डर सा बना हुआ आ रहा है। यहाँ भी हम इसी तरीके से पासवर्ड ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ लिखा है एंटर योर यूनिक पासवर्ड और अब यहाँ के सेव करते हैं। देखें एक खूबसूरत सा प्लेस होल्डर यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों एक एट्रीब्यूट होता है साइज़ के नाम से। अगर हम इसके अंदर आके और 50 लिख देते हैं या अभी फ़िलहाल 10 लिखते हैं और इसको सेव करते हैं तो ये देखें यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 10 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तकरीबन इतनी जो है ना लेंथ इसने बना दी है इस टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये ओवरलैप इसके ऊपर कर जाएगा। ठीक है, ओवरलैप इस पर कर रहा है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ही इसमें आए, यानी मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक लेंथ है इस कैरेक्टर की, ज़्यादा ना हो, तो हम उसमें यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ के नाम से एट्रीब्यूट। तो उसमें होता क्या है कि जो लेंथ हम डिफ़ाइन कर देते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ और इस साइज़ के एट्रीब्यूट का आके मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, तो होगा क्या कि अब देखें मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख रहे हैं, आगे ये कैरेक्टर इसके अंदर नहीं पुट करेगा। तो ये थोड़ा सा छोटा सा तरीका करके अगर आप मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो लिमिट आप सेट करेंगे ये उतना ही कैरेक्टर उतने ही वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेगा, अदरवाइज़ उसके आगे ये इसके अंदर नहीं शो करेगा। अगर आप इसको 20 कर देंगे तो 20 कैरेक्टर इसके अंदर शो हो सकेंगे। इसको सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट होता है। अब मैं यहाँ एक नई टी आर बनाता हूँ और इस टी आर के अंदर उसी तरीके से 2 TD और यहाँ पर एक लेबल बना के यहाँ लिखता हूँ मोबाइल नंबर और यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर मोबाइल नंबर। दूसरा कॉलम के अंदर आके हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स डालते हैं और इसके अंदर हम इसके टाइप नंबर कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर के नाम से वो बन चुका है, टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। दोस्तों मैं एक TR का टैग डालता हूँ और इसके अंदर 2 TD बनाता हूँ और इसमें यहाँ एक और लेबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं कमेंट और लेबल के अंदर भी मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ कमेंट लिखा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये दूसरा TD इसके अंदर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ कॉल स्पेन का एट्रीब्यूट ऐड करके इसको 2 कर देता हूँ। यहाँ मैं एक टैग इस्तेमाल करता हूँ टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया। ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है। इसमें होता है क्या है कि जब आप इसको बनाते हैं और हम इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं तो यहाँ देखें एक कमेंट बॉक्स बन गया है। ठीक है, मैं यहाँ लेबल के बाद BR का टैग डालता हूँ तो ये देखें कमेंट बॉक्स इसके नीचे आ रहा है। ये देख रहे हैं, ऑटोमेटिक आप इसको सेव सेट भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कॉलम कॉल्स यानी कि कितने कॉलम इसके होने चाहिए मैंने 20 लिख दिया, तो 20 नहीं बल्कि मैं इसको 40 कर देता हूँ, तो ये 40 कॉलम जितना बड़ा हो गया, यानी कि इतने कॉलम के हिसाब से, यानी 40 कैरेक्टर के हिसाब से ये सेट हो गया यहाँ पर। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है रॉज के नाम से। अगर मैं इसको 10 ही कर देता हूँ, ये देखें कमेंट बॉक्स मेरा एक बेहतरीन सा कमेंट बॉक्स बन गया। अगर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसमें वैल्यू डालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट हुई भी आ रही है। अब आखिरी काम वो ये कि हम यहाँ पर अब एक बटन बनाएंगे, बल्कि 2 बटन बनाएंगे। हमने TR डाला, उसके अंदर एक TD डालते हैं और उसमें कॉल स्पेन करके थे हम इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एक इनपुट और उसकी टाइप हम कर देते हैं सबमिट। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो देखें यहाँ पर एक सबमिट का बटन बना हुआ आ गया। अब क्या होगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्म जो है वो हमारा सबमिट हो जाता है। ये लॉजिक तो खैर अभी इसके अंदर समझने वाली नहीं है, वो ये कि अभी तो फॉर्म हमारा कहीं भी सबमिट नहीं होगा क्योंकि उसके पीछे एक सर्वर साइड लैंग्वेज की यूज़ करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारा फॉर्म सबमिट होता है। अभी फ़िलहाल ये समझ लें कि सबमिट के बटन में जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। जो फॉर्म का ओपनिंग क्लोजिंग टैग है जो हमारा है, ये पूरा का पूरा फॉर्म, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सबमिट हो जाएंगे। इसके साथ एक और इनपुट का टैग होता है जिसके अंदर मैं लिखता हूँ रीसेट। तो ये रीसेट का टैग क्या करता है, ये हमारा पूरे के पूरे, अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ पर इसी तरीके से नंबर मैंने डाला है और आके फिर इसको रीसेट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इस पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा।
तो ये टैग बेसिकली, ये बटन इस काम आता है। आप चाहें तो यहाँ पर बटन का टैग भी बना सकते हैं, जो कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है। उसके दरमियान आप जो भी लिखें, मिसाल के तौर पे कैंसिल मैं लिख देता हूँ, और इसकी टाइप आप बटन करें तो ये बटन बन जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल। लेकिन अभी ये सबमिट वबमिट कुछ भी नहीं करेगा, ये सिंपल एक बटन है। इसके पीछे हम लॉजिक लगाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर के हम इस पर क्लिक करें तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो बटन का टैग होता है। अभी ये फ़िलहाल सबमिट हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखें अब में क्या हो रहा है कि यहाँ मैंने रिक्वायर्ड की फील्ड ऐड करी थी, तो उससे हुआ क्या कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि इस फील्ड को आपने लाजमी फिट करना है। अभी मैं इसके अंदर डाटा डालता हूँ और आप देखें क्या होगा। मैंने सेव किया तो अब ये देखें, मैंने यहाँ जो इसके अंदर आके आपने देखा यहाँ जो मैंने टाइप ईमेल की थी, तो अब ये मेरे को सबमिट करते वक्त वैलिडेशन दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आपको लाजमी इसके अंदर एट द रेट और डॉट इस तरीके का कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर ईमेल एड्रेस शो करना पड़ेगा। bilal428899@gmail.com मैंने ये लिखा। अब अभी यहाँ पर ऐड वो दे दिया कि आप जो है वो 2 कैरेक्टर। अभी सबमिट हो गया, रिफ़्रेश हुआ, देख रहे हैं। अब मैंने इसमें वैल्यू डाली तो इसको सबमिट किया तो ये रिफ़्रेश हो गया। तो ये तरीक़ेकार था जो फॉर्म्स मैंने आज बना के आपको दिखाया है। उम्मीद है आपको ये फॉर्म बनाना आ गया होगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।